और आप सबको एक माला में जोड़कर, अलग अलग मोती आप सब हैं और एक माला में जोड़कर आपके सामने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर करें। अभी साहब ने बताया कि 21 देशों में भी घूम चुके हैं, जहाँ के मेरे माताजी पिताजी भी गए, बिकॉज मेरा परिवार गट्टानी परिवार से शायद गुथा हुआ परिवार है। इतने सालों से हमने कभी अलग देखा ही नहीं, यहाँ भी इतने सालों से आए कभी भी अलग ही नहीं हुए सर, तो और अलग होने भी नहीं देंगे। नितिन भैया यहाँ पर बैठे हैं, वो जाने ही नहीं देते कहीं पर सर। तो नितिन भैया बड़े व्यापारी हैं और उनको है कि उनके बिना इस सोच के, गट्टानी परिवार की सोच के ऐसा क्लब नहीं बनता जहाँ आप सब मंच पर आए। जो कर रहे हैं उसके साथ में हमारा भी सहयोग हो सके, हम कुछ सहयोग कर सकें, तो चेतन संस्थान, ये ट्रस्ट, मुस्कान क्लब, अरावली फाउंडेशन सब आपके साथ में है। जहाँ जिस जगह आपको ज़रूरत हो इस जगह की कि ऐसे कुछ कार्यक्रम हो जहाँ हम एक दूसरे से जुड़ पाएँ, बात कर पाएँ, मन की बात कह पाएँ, बिना किसी की मजाक बनाए कह पाएँ, अपनी मन उस तरह से कह पाएँ कि सामने वाला समझे और सुलझे उस बात से। हम सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, किसी को उलझाने के लिए नहीं। अपनी मन की बात आपसे कह सकें और आपकी मन की बात हम सुन सकें। ऐसे दिग्गज जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, ये सब जने आपके साथ में हैं, मैं आपके साथ में हूँ पूरी तरह से। हमारा परिवार, गुप्ता परिवार, गट्टानी परिवार, जितने भी हमारे मंच आपके साथ में हैं, आप जब जब बुलाएंगे हम आपके बीच में आएंगे। इसी तरह से डॉक्टर रवि आप कार्यक्रम करते रहें, डॉक्टर अनिल के साथ में। मैं काजी साहब की तरफ से इंश्योर करता हूँ कि जहाँ चिकित्सा विभाग की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे ख्याल से सर हम सब इनके साथ में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जब भी आप बुलाएं। अच्छा, श्रद्धा अभी ये कह रही है कि हम सिर्फ सुनने रवि शर्मा को ही आए थे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो गंदी आदतें लगी हैं श्रद्धा भाभी को, सुन के लगी हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत बार कहा है कि 55 और बचपन एक साथ होता है, वो मुझे मुस्कान क्लब में पता लगता है। और इसी संदर्भ में मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि इन सब 55 से लेके बचपन तक, 55 से लेके 55 तक के इस सफ़र के बारे में और जानकारी के लिए डॉक्टर रवि शर्मा निमैन से आने के बाद अबूदापुर में खुद के हॉस्पिटल के साथ में डॉक्टर रवि शर्मा प्लीज़। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगा श्रद्धा मैडम, जिन्होंने वाकई में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। और मैंने अपने साथ में पिछले कुछ दिनों से जब से मैं मिला हूँ तब से जानकारी ली कि वो पहले से बुजुर्ग लोगों के साथ में काम कर रही है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत कम लोग इस वर्ग को देख पाते हैं और इस वर्ग के साथ में काम कर पाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब जुल्फिकार ताई साहब का, जो कि जिन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत दी और बहुत अच्छे अपने शब्द हमारे लिए बोले, हमारे प्रोग्राम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के। आनंद बोस के लिए मेरे लिए वर्ड्स नहीं है, क्योंकि उनके लिए सब सारा जहान जानता है कि वो अपने आप में एक शख्स हैं जो कि हमेशा स्वास्थ्य के लिए करते रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पे पिछले कुछ समय से वो सहयोग कर रहे हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। शायद इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। ना कि सिर्फ बीमारी होना या ना, तो स्वास्थ्य की परिभाषा में ही मानसिक शब्द है, वो हम नहीं समझ पाते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। चेतस ट्रस्ट का हमने जो प्लान किया वो इसीलिए किया क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं जब से काम कर रहा हूँ, मैंने समझा कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ और उसके लिए मुझे सहयोग चाहिए, जिसमें अनिल बोस ने हमेशा साथ दिया है और इसके वो अध्यक्ष हैं चेतस ट्रस्ट के। मेरे साथ में वेद शुक्ला हैं जो कि खुद इसके ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ कर सकें जनता के। मैं कोविड की बात करता हूँ, ऑलरेडी आनंद बोस ने बताया है कोविड के बारे में, बहुत कुछ हम लोगों ने किया। कोविड में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो प्रभावित ना हुआ। कोविड से जो परेशानियां हैं वो सभी को झेलनी पड़ी। मैं विशेष वर्ग की अगर बात करूं, बुजुर्ग वर्ग की, तो कोविड से सिर्फ उनको शारीरिक परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी हैं, वो तो हम सब जानते हैं, जितने भी आंकड़े हमारे पास, पर मानसिक तौर पर भी सबसे ज़्यादा प्रभावित कहीं न कहीं बुजुर्ग वर्ग ही हुआ है। मैं मैडम से अपनी बात कर रहा था कि हम चाहेंगे कि एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई अपने से इस बारे में बोल पाए
कि आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं। तो मैं पहला सवाल आप लोगों से करता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? कोई बोलेंगे अपने से? किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पहले नंबर पर आता है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखें और रचनात्मक संज्ञात्मक कामों में व्यस्त रखते हुए अपने जीवन का आधार स्तंभ बनाए रखें। कभी भी मानसिक तौर पर मन में गिरावट आने की या लाने की कोशिश नहीं करें तो वो खुशहाली की जीवन जी सके। सर बहुत सही। सर आपका सुनना? मुरलीधर गट्टानी। मेरा नाम केशव गौड़। मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आत्म शांति। तो आत्म शांति परिवार जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सुख शांति का माहौल हो तो ऑटोमेटिक मानसिक शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मानसिक शांति मेन कारण है कि आत्मा की शांति, मन की शांति। तो मन और आत्मा दोनों एक साथ अगर चलें तो इसका कोई उपाय है। मानसिक शांति जो है जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति बीमार हो तो वो तो फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मानसिक स्थिति अगर उसकी ठीक नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। उसके लिए मानसिक दृष्टि से व्यक्ति स्थिर रहे, उसका जीवन व्यवस्थित रहे। उसका कारण जो है इस समय की, इस युग की भागदौड़ में, भागदौड़ के अंदर व्यक्ति अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है और मानसिक शांति के सारे रास्ते बंद कर देता है। व्यक्ति अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, विद्यार्थी पढ़ने के लिए और बुजुर्ग व्यक्ति अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए सारी शक्ति लगा देता है। लेकिन जहाँ से मानसिक शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक की दृष्टि से, सद साहित्य पढ़ने की दृष्टि से और सद विचार की दृष्टि से जहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। उनका आनंद लेगा। यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी चीज़, अगर कोई भी एक जैसे कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं या फिर मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार कुछ इस तरह से है कि जो थोड़ा सा अलग है, जो प्रभावित कर रहा है मेरे रोज़मर्रा के कार्य को या फिर सामाजिक कार्य को, तो उसमें हम कहेंगे कि कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। कोविड से कैसे प्रभावित हुआ? मैं आपको कुछ केस मेरे एक दो मैं आपको बताता हूँ जो रियलिटी के अंदर मेरे पास आए। मैं जुल्फ़िकार काजी साहब का जो शब्द थे, जो उन्होंने कहे, मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि अगर हम लोग अपना जुड़ाव कर पाएँ, परिवार से जुड़ पाएँ और अपने आप को संतुलित कर पाएँ, तो शायद मेरी ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। मैं इस बात से सहमत हूँ, पर थोड़ा बहुत असहमत भी, क्योंकि कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो मेरे बस में नहीं होती, वो अपने आप आती हैं। साइंटिफिकली हम कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, अपने आप आने वाले विचार जो मैं चाहकर नहीं ला रहा। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर अपने आप से दुखी नहीं रहना चाहता है, वो अपने आप आते विचार, तो रोक नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं उसको नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। यहाँ पे अंशुमान है जो विगत से आर्जी हैं, हम अक्सर इस बारे में बातें करते रहते हैं कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें, तो कल भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। कोविड के पहली वेव के बाद में उनको वो सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, सारी चीज़ें, सब दिनचर्या वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। कोविड के बाद में उनमें व्यवहार में बदलाव आया कि वो बार बार हाथ धोने लग गए, सफाई ज़्यादा करने लग गए, इतना ज़्यादा कि डोर को भी हाथ लगा हाथ धोने। किसी से मिलना चलो ठीक है, सब बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, उनको भी हाथ लगाना बंद कर दिया। धीरे 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 दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे पानी के साथ थे। उसके अलावा उनकी नींद डिस्टर्ब होने लग गई और अपने आप में कमरे में रहने लगे। मेरे पास उनके परिवार जन लेके पहुँचे
मैंने उनको इवेलुएट किया और देखा तो सही बात है, मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूँ, अनुभव भी हैं कि गाइडलाइंस थी हमारी कि कोविड के अंदर हाथ धोना जरूरी है, पर उसकी लिमिट है, कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक। अगर आदमी 3-3 घंटे 4-4 घंटे पानी के साथ बिता रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल है। उनको हमने डायग्नोज किया, इवेलुएट किया। ओसीडी करके एक बीमारी होती है, धुंध रोग कहते हैं हिंदी में, जो बार बार हाथ धोना, बार बार एक ही विचार आना, अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा लेना। वो चलते चलते इस कदर पहुंच गई थी कि उनकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और उनको कहीं ना कहीं अवसाद के लक्षण थे। हमने इलाज चालू किया, दवाइयाँ चालू की, व्यवहारिक थेरेपी भी चालू की, बातचीत की, काफ़ी हद तक बेटर हुए। मेडिसिन शुरू में हमने बढ़ाई, धीरे धीरे अब कम हो गई है, काफ़ी बेटर। तो कोविड की वजह से जो लक्षण थे वो कैसे सामने निकल के आए आप देख सकते हैं। दूसरा एक केस मैं आपके सामने बताता हूँ। एक बुजुर्ग थे, क्योंकि मैं इसमें स्पेशल तौर पर बुजुर्गों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास सारे वर्ग के पेशेंट्स आते हैं। एक बुजुर्ग थे 65 साल के आसपास, उनको समस्या ये थी कि वो आए तो उन्हें मुझे नींद नहीं आती तो मेरा मन खराब होता। मैंने ठीक है, और जांच पड़ताल की, पता लगा कि पिछले कुछ समय से वो नींद की गोलियां भी खा रहे हैं। मैंने पता किया कैसे खा रहे हैं, पता लगा काउंटर से लेके, मेडिकल स्टोर से लेके खुद ही खा रहे हैं। डोज भी उसका धीरे धीरे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से उनको नींद की परेशानी और बढ़ गई है और कभी कभी शराब भी लेते हैं। इंसान ने पहले ज़िंदगी में कभी शराब नहीं ली और इस वक्त में शराब पीना चाहते हैं, अपनी नींद को बैलेंस करें। धीरे धीरे उनके अंदर घबराहट पैदा होने लगी, बेचैनी पैदा होने लगी, क्या होगा, कैसे करेंगे। मैंने और जांच पड़ताल की तो पता लगा कि उनकी समस्या सिर्फ कोविड से नहीं थी, पहले से थी, कई सालों से। कोविड की वजह से वो बढ़ गई। तो आज कोविड ने हमें ये बताया कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, पर ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। श्रद्धा मैडम जो काम कर रही है इतना अच्छा कि पिछले 20 साल से आप इस वर्ग के साथ काम कर रही हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान में मैंने काम किया है, मैंने सारे वर्ग के साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है बच्चों के वर्ग के और बड़ों के, बुजुर्गों के वर्ग के साथ में वाकई में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आज बच्चों के वर्ग के साथ फिर भी लोग काम कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो किसी और तरफ उसका माइंड डाइवर्ट कर देना चाहिए, ताकि उसको वो विचार चल रहे हैं वो हट जाए और वो अपने काम में बिजी हो जाए, उसका असर अलग से असर होता है। ठीक है, एक बात मैं मानता हूँ, मैं इसको रिफ्रेम करूँगा थोड़ी देर में। अवसाद जो है हमारे मन के विचार है। हमारे मन में अगर निराशा की बात नहीं आए और अपने आप को व्यस्त रखें, चाहे मनोरंजन हो, अपनी रुचि के खेल हो, अपने बच्चों के साथ हो, पशु पक्षियों के साथ हो, अपने आप को अपनी रुचि के अनुसार उसमें व्यस्त रखने से दिमाग में ऐसी बात आएगी नहीं कि हम कुछ विशेष तौर से किसी विशेष परिस्थिति में गुजर गए। वो खास तौर से हर देखा जाए हर आदमी इसके बारे में कभी विचार नहीं करता है कि हम किस तरह से और ज़्यादा सोच रहे हैं। देखा जाए हर आदमी जैसे शारीरिक के रूप से स्वस्थ हो, इस तरह से मानसिक रूप से हर आदमी थोड़ा बहुत है जरूर, कभी विचार कभी नहीं करता है। लेकिन जो आदमी क्रिएटिव, एनर्जेटिक और प्रोग्रेसिव विचार के होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बात आती नहीं। जैसा कि आपने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी नॉर्मलिटी से एबनॉर्मलिटी की ओर जाता है, उसके माइंड के अंदर जो व्यूज हैं दैट विल बी क्रिएट्स द नेगेटिविटी इन देयर माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट इट, वी शुड रिमूव एस्केप द नेगेटिविटी फ्रॉम देयर माइंड एंड दैट वी विल improve to ourselves, we will become this strong will, so we will improve themselves and all the negativity will be removed from our mind. We should be quite well and there is no problem for the Aswad like that type of. Sir, how to remove? We will remove from negative thinking in the positive manner. We will create our environment. We will have the better live with our family members. We will have the better way in the manner. We will present better way. We will just to see the
song and equipment and other alternate will be made out. Then our Afsa will be automatically will be either the increase or will be disappear from our. मेरे पास जब मरीज पहुंचता है तो बहुत मुश्किल से पहुंचता है, और मैं कहता हूं, मैं तो बहुत से भी कई बार कहता हूं, मेरे पास पहुंच गया इसका मतलब आधा इलाज हो चुका है। ये सबसे बड़ी हिम्मत होती है मानसिक चिकित्सा के अंदर, कि मनोचिकित्सक के पास पहुंचने के लिए स्टेप लेना। हम सब बातें कर, डायबिटीज ऐसा डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाना, वो हार्ट का प्रॉब्लम है, उसमें हार्ट का प्रॉब्लम ओपनली क्यों नहीं बोल पाते हम? सब कुछ ओपनली बोलते हैं, पर पेट की प्रॉब्लम नहीं बोल पाते। हम भी आपके साथ हैं, हम भी यही कहते हैं परिवार को कि आप सहयोग दें। जो सॉफ्ट जो चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट की वजह से हुई है, वो डेफिनेटली से ठीक हो जाएगी। पर जो डायबिटीज से या फिर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से या फिर बीपी की वजह से जो धमनियों के अंदर जो सिकुड़ गई है ब्रेन की, माइंड बाहर तो नहीं रखा होगा, ब्रेन का ही पार्ट है। जब वो सिकुड़ गई है तो विचार अपने आप बदल जाते हैं, व्यवहार अपने आप बदल जाता है, लोगों को आवाजें सुनाई देने लग जाती है, तो कुछ दिखाई देने लग जाता है। कैसे संभव है? तो आप समझिए इसके पीछे की बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डायबिटीज के लिए कहते हैं साहब इंसुलिन की कमी होगी इसलिए इंसुलिन को बढ़ा रहे हैं, तो इंसुलिन देंगे। इसमें भी सेरोटोनिन की, डोपामिन की गड़बड़ होती है। तो मेडिसिन, इतनी बड़ी महामारी आ गई है कोविड, आज तक मेरे ख्याल से सर एक अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, मैं सही बोलूं? मार्केट में जो मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट इतनी तरह की है, मार्केट में उतरने से पहले उसमें टेस्टिंग होती है, बहुत अच्छे से टेस्टिंग होती है कि वो कितनी सेफ है। आप सोचिए, मेरे पास जब मरीज आता है तो सबसे पहले सवाल ये करता है, साहब ये मेडिसिन से नींद की गोली है तो आदत पड़ जाएगी, इससे चोर पागल हो गए तो मार्केट में उतरी कैसे वो दवाई? एंटी डिप्रेसेंट्स आर सेफ, बहुत ही सुरक्षित है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट किसी मरीज को हो सकते हैं, वो तो पैरासिटामोल से भी होते हैं, बुखार की गोली से। उस केस में हम दवाई बदल देते हैं। बस दवाई को कैसे लेना है, किसके सहयोग से लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। नींद की गोली लेने तो मैं चला गया मार्केट के अंदर दवाई की दुकान से, और यही नतीजा है कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये विचार क्यों आ रहे हैं और कैसे इनको सहयोग करना है। यस, हम कहते हैं योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप सब कुछ लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए। और मैडम ने जो काम किया, श्रद्धा मैडम ने, वो बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया। आप लोगों के विचार, मैंने कहा आपके विचार और नई जनरेशन के विचार अलग हैं, तो आपके विचारों के साथ आपके जैसे ही लोग ज्यादा अच्छे से घुल मिल पाएंगे। सो आप बहुत एंजॉय करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो जहां अगर ये प्रॉब्लम डिप्रेशन दिखने लग गया है, तो पहली बात डिप्रेशन की मानसिक बीमारी का इलाज होता है। जब वो डायग्नोसिस की कैटेगरी में आ गया तो सब खत्म उसमें। आपको जो करना कीजिए, मनोचिकित्सक की मदद अनिवार्य है। तो आप हमसे मिलते रहे, आप हमें बताएं, मैडम खुद चीज़ें हैंडल करती हैं, हम उसके बाद मैं हूँ, हमारे लीडर्स हैं हमारे साथ में, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनिल बंसल हैं, तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये सब परेशानियाँ हो रही हैं, मैंने लिफलेट्स दिए हैं, तो आप इनमें से किसी को भी बताएं। आप संकोच के बिना आए, लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत पहले कहता क्या पागलों के डॉक्टर की आप फील्ड चूज कर रहे हो। अब आप सोच लीजिए मेरा ऑपरेटिंग पैक रहता है, सो डज नॉट मैटर लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आपका अपना सोच है। आप आइए, आपके हमारे बीच में बिल्कुल क्लियर बातें होंगी। हमारा मतलब मैं नहीं, मनोचिकित्सक के पास, कोई भी मनोचिकित्सक के पास आप मिलिए और उनसे बताएं। डॉक्टर के लिए एक प्रोफेशनल सीक्रेसी होती है, हमारी बातें और आपकी बातें हम किसी को बताते नहीं। सिर्फ अगर वो किसी के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो हमें वो रिवील करनी पड़ती है आपकी सेफ्टी के लिए। तो हम आपके साथ तहे दिल से हैं। और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग के दिल में कुछ बात है या आप कुछ और डिटेल में समझना चाहते हैं, या इन्होंने कुछ चीज गलत बोली है या सही बोली है, आप प्लीज आगे आए और अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एनीवन यस, गोपाल अंकल बताएं आप प्लीज। इनकी गोलियां देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें उनको कटका वगैरह होता है, सुस्ती रहती है, काम नहीं कर पाते। मनोचिकित्सक के पास भी गए हुए हैं, तो भी वो इसी
जैसे किसी को स्किन डिजीज है तो खाने का प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल है, कुछ भी है, केवल नींद की गोली ही उसको पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए कुछ अलग कुछ सजेशन देना चाहिए। हम नेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं, फिजिशियन को भी ये कहते हैं कि नींद की गोलियां लास्ट में प्रिस्क्राइब करना, अर्जेंट नहीं हो रही है तो पेशेंट इतना व्यवहारिक रूप से खराब है, उस मोमेंट पे शांत करने के लिए हम नींद की गोलियां अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो और कंडीशन खराब करते हैं। आप मुझे समझ पाए? पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि नींद नहीं आना ये भी एक अवसाद का कारण हो सकता है, लेकिन क्या यही कारण हो सकता है कि नींद नहीं आने से आदमी जो है टेंशन में या अवसाद में जाता है? और भी कई रीजन हो सकते हैं, और मनोचिकित्सक के पास जाना जरूरी है क्या? कुछ बातें तो अपने सेल्फ भी आदमी ठीक कर सकता है, तो किस स्टेज पर जाए, कब उसको ले जाए, ये बताइए। क्योंकि हर आदमी छोटी छोटी बातों में तो डिप्रेशन में आता ही है, लेकिन वो रिकवर होता है। लेकिन आप ये बताइए कि किस स्टेज पर आपके पास पहुंचना चाहिए? बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार प्यास लगती है, तो आप क्या करेंगे? ये तो और रीजन हो डायबिटीज तो जैसे लक्षण है वैसे ही नींद की समस्या के लक्षण होते हैं, आप समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर नींद की समस्या के लिए आपको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, पर हाँ, अगर वो नींद की समस्या बनी हुई है, लगातार ठीक नहीं हो रही है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब करा लिया, सब कुछ हो गया, भले ही चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, किसी की वजह से भी अगर साथ में नींद की समस्या और उसके साथ व्यवहारिक बदलाव आ रहे हैं तो, और वो ठीक नहीं हो रहे लंबे टाइम से, तो वो इंडिकेशन है कि आप मनोचिकित्सक से सलाह लें। बुराई क्या है? जरूरी नहीं है मेडिसिन स्टार्ट करना आपकी चॉइस है। व्यवहारिक थेरेपीज भी होती है हमारे पास। डॉक्टर साहब, ऐसा मेरा अनुभव है, आई एम ऑल्सो रनिंग इन 74, और ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोगों से हम संपर्क में आते तो वही कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती। तो मेजोरिटी ऑफ दी ओल्ड पर्सन जो हैं वो यही कहते हैं कि रात को नींद नहीं आती है। क्या वो सभी अवसाद में? वही तो कहा, कितना नींद का प्रॉब्लम मेजर करें। ठीक है, उम्र के साथ नींद कम होती है, पर अगर तुम्हें रात ही नींद नहीं आ रही, एक ही घंटे नींद आ रही है, आप मेजर करें। नींद के 3 स्टेज होते हैं, नींद के 3 स्टेज होते हैं, इनिशिएशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब नींद आ जाना, मेंटेनेंस मतलब लगातार बने रहना, और टर्मिनेशन मतलब नींद खुलना। तो इनमें से किस स्टेज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है वो हमें समझना। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि ओल्ड जो पर्सन हैं उनको कितने घंटे नींद लेना जरूरी है? डिपेंड करता है, हर आदमी पर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरी उम्र में भी मेरे को 6 घंटे नींद आए, डिपेंड करता है। 5 घंटे नींद आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज भी डिपेंड करता है। हम इवेल्युएट करते हैं कि सारे डोमेन पे देखते हैं, हम सिर्फ मैंने नींद की बात नहीं की, सारे डोमेन पे हम बात करते हैं। मैंने कहा था कि आप एक बार मिलने में क्या अर्थ है, मनोचिकित्सक से बात करने में क्या बुराई है? पुरानी बातें याद रहती है, नई बात भूल जाते हैं। पुरानी बातें सारी क्या घूमने में की शादी लेके अभी तक की बात याद है, अभी क्या खाना खाया क्या नहीं खाया वो उसका क्या है, मतलब वो नहीं। हाँ देखिए, माइंड जो है, माइंड से खराब कोई चीज़ नहीं, ये मान के चलिए। पास्ट का सोचना, फ्यूचर का सोचना, माइंड प्रेजेंट में नहीं रह पाता। तो हम अगर ये सीख पाएँ कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, टेक्निकल टर्म होती है माइंडफुलनेस, वो लर्न करना पड़ता है। थॉट्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, आप जो करेंगे। तो माइंडफुलनेस या फिर बिहेवियर थेरेपी से हम लोग उसको काफ़ी समझ सकते हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। आज मैं आपको ये नहीं कह पाऊँगा कि आप ऐसा मत सोचिए, तो दुनिया कहती है, आप भी जानते हैं, पर वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं, कैसे उसको बदल सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। जी सर, एक तो आपके इसलिए डरते हैं कि आप ज़्यादा फीस लेते हो, इसका वैसे भी तो वो ज़्यादा फीस एक तो पारिवारिक सामाजिक प्राणी रहता मनुष्य, तो वो हर तरह की सोच रहे थे, उनके साथ कब कहाँ टेंशन आ जाए, उलझ जाए, इसलिए थोड़े से लोग डरते हैं कि उसका अवसर। मुझे ये था कि मेरा सिर दुखता था, तो मुझे मनोचिकित्सक के पास दो दिन बाद ले गए, और वो सब नींद की गोली दे के अभी तक नींद की गोली Phase 1, 25, Elpramuzam 0.5, तीनों में लेती तब जाके नींद आती है। अक्सर बोलिए। आपका पॉइंट वैलिड है, मैं सर को पहले बोल चुका हूँ ये बात को, ये बिल्कुल सही बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि नींद की गोलियां लिख देते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास आइए,
मैं तो आपको वही सवाल कर रहा हूँ। हम फीस की बात मानता हूँ, सबसे महंगा इलाज मनोचिकित्सा का इलाज है। सर आप हमारे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। मैडम ने जवाब दे दिया है। आपको मुस्कान के लिए हाँ आंटी आप क्या बता रहे हैं? पुराने लोग होते थे उनको तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी याद रहती थी, पर आज की जनरेशन जैसा हम ही हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्या वो अच्छा है या नहीं अच्छा है? हो सकता है कुछ समय बाद आप डॉक्टर साहब से बात करो, उनसे अपने विषय को बताओगे तो हमारा थोड़ा सा सोच चेंज हो जाए। अब बताइए। देखिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाते, ये बात सही है। बहुत सी चीज़ें हम जब आमने सामने बैठते हैं समझते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। जो आपने कहा स्पेसिफिकली, अगर वाकई में आप चीज़ों को इग्नोर करना जानते हैं, आप भूल जाते हैं, आपका माइंड लेता ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर माइंड में थॉट चिपक गए वो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि उन्होंने कहा था, वो एक अपने आप में प्रॉब्लम। मैं एक स्पेसिफिक एक टॉपिक और थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक भी माइंड से जुड़ा हुआ है। सेक्शुअल हेल्थ स्पेसिफिकली बुजुर्गों के अंदर ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। तो आज तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है इसका, पर इस पर भी हम कभी बातचीत कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि उम्र हो गई है, अब इस बात का कोई जिक्र नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भूख, नींद, सब कुछ। मिनिमम नींद कितनी आनी चाहिए? मेरे को जनरली नींद सुबह 2:30 से 5 के बीच ही आती है, बाकी नहीं आती। तो वो क्या कोई प्रॉब्लम का सिम्टम है या इट्स ऑल राइट 3 घंटे नींद सफिशिएंट? नहीं, साइंटिफिकली 2.5 घंटे की नींद तो प्रॉपर नहीं है। साइंटिफिकली 2.5 घंटे की नींद तो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, उम्र के साथ घटती है, किसी की 6 घंटे, किसी की 5 घंटे, किसी की 4 घंटे वो होती है, पर 2.5 घंटे बहुत कम हो जाती है। तो हमें इवेलुएट करना पड़े कि आखिर क्यों 2.5 घंटे की नींद है। तो मैडम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अज़ाब है या छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। मैडम ने जैसे कहा था कि हमें मेमोरी है वो हो जाती, शॉर्ट हो जाती, पुरानी बातें भूल जाती। प्राकृतिक प्रक्रिया है, कुदरत ने ऐसा निज़ाम कायम किया है कि एज के बाद जो पुरानी बातें जो आपको तकलीफ दें वो भूल जाना ही बेहतर है। ऐसी बातें जो जीवन में कठोर है उनको भूल जाना बेहतर है। शेर के माने ये होते हैं, जिक्र माजी अज़ाब है या कि जो पुराना इतिहास है वो पास की बातें की जाती बार बार, मुझे अज़ाब की तरह लगती। छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, इससे बेटर तू मेरी मेमोरी छीन ले, जो उसको याद करने की क्षमता नहीं मिला। तो एक एज के बाद अपन काम की बातें याद रखते हो कि उसने मेरे साथ ये किया था, मैं ये बनना चाहता था, नहीं हो पाया, ये चीज़ें और आपको मानसिक अवसाद की तरफ ले जाती। मैं ये चिकित्सक की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, शायर की दृष्टि से कह रहा हूँ। जो हमारा गेट टुगेदर होगा, मीटिंग होगी, उसमें हम लोग जरूर से पूछेंगे, अगर आप कहेंगे तो। अब मैं यहाँ पर हमारे आरजे अंशुमान बैठे हुए हैं, एक कुछ बात हम लोगों से करना चाह रहे हैं। अंशुमान आप आए। जो प्रयास होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, सब हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। आज एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा मैं, और उस कहानी से पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो अभी तमाम सवाल चल रहे थे कि अवसाद क्या है और इसको दूर कैसे करें। आप में से बहुत से लोगों ने बताया कि दिमाग को डाइवर्ट करें, आप जो है म्यूज़िक सुने, आप कुछ पढ़े लिखें, क्रिएटिव काम। आप 24 घंटे म्यूज़िक नहीं सुन सकते हैं। अगर वो थॉट इन 18 घंटों में बिजी रहने के बाद अगले 6 घंटे में फिर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अवसाद के लक्षण हो सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि ऐसा एक सिंपल सा तरीका, मैं अपनी बात करूं, कोई टेंशन आई, कोई प्रॉब्लम आई और मैं कहीं बिजी हो गया और वो दिमाग से निकल गई, वो तो अवसाद है ही नहीं, वो तो टेंशन है। ठीक है, सबको होती है, जीवन में पैदा हुए हैं, यहाँ पे तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो वो तो होगी। लेकिन कोई टेंशन आई और मैं यहां पर आया, मैं यहां बैठा हूं, लेकिन दिमाग वहां लगा हुआ है और ये लगातार हो रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत ही सिंप्लीफाई अपने तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। हजारों लोगों से मिलना होता है, समझता हूं लोगों को, प्रयास करता हूं जानने का, समझने का। अगर कोई टेंशन आई और वो बनी रही डिस्पाइट कि आप लगातार बिजी हैं क्रिएटिव कामों में, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में वो कहीं पीछे है, आपको लगातार वो एक लाइन चल रही है, तब कहीं ना कहीं आपको चेतने की जरूरत है। और पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे
एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट कर लिया तो आधी प्रॉब्लम खत्म। सर ने कहा ना कि मतलब मनोचिकित्सक के पास पहुंच गए, आधी प्रॉब्लम खत्म, अब आधी तो वो ठीक कर देंगे। ये है आप में से बहुत से लोगों का सवाल था, कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की कि अवसाद क्या है और कब जरूरत होती है ट्रीटमेंट की। अगर 18 घंटे क्रिएटिव कामों में बिजी रहने के बाद भी अगले 6 घंटे आपको वो थॉट्स आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये सही समय है कंसल्ट करने का। एक कहानी सुनाऊंगा, चूंकि आज बुजुर्गों की बात हो रही है। मेरे जीवन में बुजुर्गों का बहुत अहम रोल रहा है। मेरे बाबा दादी का बड़ा अहम रोल रहा है। बचपन से मुझे उनका मतलब, और मुझे तो लगता है कि हम यानी कि जो 1990 से लेकर के और 2000 के बीच में ये जो 10 साल में ये जो पीढ़ी पैदा हुई है, इसको बहुत ही सौभाग्य और आखिरी सौभाग्य मिला बुजुर्गों के साथ रहने का। मेरा बचपन बाबा दादी के साथ बीता है। मेरे बाबा मुझे बिठा करके रामायण सुनाया करते थे रेडियो पर। रेडियो से मेरा पहला परिचय वहां हुआ था। मेरे बाबा ने कहा था कि तुम अच्छा बोलते हो तो तुम इसमें भी जा सकते हो। स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास वहीं से शुरू हो गया था। ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना, ये अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को सुननी चाहिए जो यहाँ पर है नहीं। आप सब तो ये बात जानते ही जानते हैं कि जीवन में बुजुर्ग कितने जरूरी हैं, हमारे बड़े कितने जरूरी हैं। ये बात सुनने के लिए यहाँ पर ये कमरा यूथ से भरा होना चाहिए। मेरे बाबा ने, चूंकि मैं संस्कृत बड़ी अच्छी पढ़ता था, तो मेरे लिए बाबा ने एक और करियर ऑप्शन दिमाग में डाल दिया कि तुम चाहो तो संस्कृत की पढ़ाई करके शास्त्री या आचार्य बन सकते हो। ब्राह्मण परिवार से हूं, ये प्रिविलेज थी मेरे पास। बड़ा हुआ तो बाबा की वही चीज पापा में आई। पापा ने 12th पास करने के बाद पूछा कि अब क्या करोगे। थोपा नहीं मेरे ऊपर कि अब बीटेक कर लो। पापा ने कहा कुछ सोचा है? मैंने कहा पापा जो मैंने प्लान किया था वो बता दिया मैंने। पापा को पता था कि मैं उसमें सफल नहीं होने वाला हूं, स्टिल वो उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि मेरे बाबा ने पापा के साथ ऐसा ही किया था। ये जरूरत है बुजुर्गों की। और पढ़ना, लिखना, म्यूजिक सुनना, रेडियो से प्रेम, ये सब बुजुर्गों ने ही सिखाया है मुझे। और इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आज भी जब भी मुझे मौका मिले मैं बुजुर्गों के साथ समय बिताऊं। मेरी नानी, अब आज चूंकि अनफॉर्चुनेटली बाबा दादी मेरे हैं नहीं, कुछ साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन नानी मेरी मौजूद है। नाना भी नहीं रहे मेरे, तो नानी को फोन पर वीडियो कॉल करना नहीं आता था। तो मैंने, जो यहाँ से बहुत दूर मेरी नानी रहती है, गोरखपुर रहती हैं, तो मैंने मेरे कजिन्स को बताया कि समय निकालो और नानी को बताओ कि कैसे वीडियो कॉल करते हैं और कैसे एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई कॉल आए तो। अगर आपके 15 मिनट लगा देने से एक तरीका वो सीख जाएं जिससे वो कनेक्टेड रहें लोगों से अपने मन के हिसाब से, तो क्या हम एज अ यूथ इतने बिजी हो गए कि हमारे पास 15 मिनट नहीं है? तो यही वो छोटी सी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शुभकामनाओं और बहुत ही बधाइयों के पात्र हैं जो लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, जो ऐसे कार्यक्रम लगातार करते हैं। और मुझे भी मौका मिलेगा, डेफिनेटली मैं मुस्कान क्लब से जुड़ूंगा। और आप सबसे ये पहली मुलाकात है, आखिरी मुलाकात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को और मंचासीन सभी अतिथियों को और आपको खास तौर पर थैंक यू सो मच अगेन। शुभकामनाएं। और जीवन को खुल करके जीना सीखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें दिक्कतें हैं वो तो है ही। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे फिर आपका दिमाग उनके सॉल्यूशन की तरफ काम करेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या है उनका, सोचिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशुमान। हम लोगों ने मुस्कान के लिए सर एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कैसे हो उसके लिए एक वर्कशॉप लगाई थी, और इन सबको 3-4 दिन की वर्कशॉप करी थी और उसमें बताया था कैसे क्या किया जाता है। हम लोग ये करते हैं और अभी वापस से हम लोग करते रहेंगे। अब मैं वेद शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। एंड सबसे पहले चेतस ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं मुस्कान क्लब को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने इस टाइप का एक इनिशिएटिव लिया हमारे साथ में और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर इस टाइप की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। उसके बाद मैं थैंक यू बोलता हूँ जुल्फ़िकार काजी साहब को और आनंद गुप्ता साहब को कि उन्होंने टाइम निकाला, और क्योंकि वो इस फील्ड के अंदर लीडर्स हैं और अगर वो इस पर्टिकुलर कॉज के लिए आगे आते हैं तो काफ़ी अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी के अंदर जाता है। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे को टाइम दिया। एंड थैंक यू एंड सब जने खुश रहिए। थैंक यू।
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।